हेलो दोस्तों। आज हम बिज़नेस स्टडीज़ का एक बहुत ही इजी चैप्टर कवर करेंगे, दैट इज़ बिज़नेस फाइनेंस और नॉन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? इसे बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड है। लेट अस ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट, फाइनेंस क्या होता है। सेकंड, मैनेजमेंट क्या होती है। फाइनेंस इज़ व्हाट? फाइनेंस इज़ फंड्स, एंड फंड्स इज़ व्हाट? फंड्स इज़ पैसा। मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट इज प्रोसेस ऑफ डीलिंग विथ समथिंग। अगर हम अपने पैसे के साथ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, पैसे को सही जगह लगा रहे हैं, उससे अच्छे रिटर्न्स ले रहे हैं, तो वो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कवर होता है। दैट इज़ द बेस्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और अगर हमने अपने फाइनेंस को, अपने पैसे को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया, देन दैट इज़ द पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज हम इस चैप्टर में कवर क्या करेंगे? जो हमारा चैप्टर है बिजनेस फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसे हम लगभग 9 या 10 टुकड़ों में बांट देंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स को एक साथ करेंगे, कुछ टॉपिक्स को 2 क्लासेस में करेंगे, या फिर एक टॉपिक को एक क्लास में कवर कर लेंगे। इसको हमारी स्ट्रेटेजी क्या है बिजनेस फाइनेंस को पढ़ाने की? सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट कवर क्या करता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इफ़ेक्टिव कब होगी? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इफ़ेक्टिव होगी जब हमारी 3 डिसीजंस जो हम लेंगे वो इफ़ेक्टिव होंगे। कौन से 3 डिसीजंस हैं? फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट। सेकंड, फाइनेंसिंग। एंड थर्ड, डिविडेंड। ये हमारे 3 डिसीजंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कवर करते हैं। अच्छा, ये 3 ही क्यों हैं? 4 क्यों नहीं है? या 5 क्यों नहीं है? सर, ये हमारा जब आप चैप्टर देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये 3 ही हमारे पूरे चैप्टर को कवर कर लेते हैं। तो अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, हम इसे कैसे कवर करेंगे? आज हम फाइनेंसिंग डिसीजन को पढ़ेंगे, उसके बारे में समझेंगे। सेकेंडली, इसी के साथ हम थोड़ा कैपिटल स्ट्रक्चर का ओवरव्यू लेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों है, इसमें फाइनेंशियल लीवरेज क्या चीज़ है, आज वो सब हम कुछ कवर करेंगे। थोड़ा सा अगर बिज़नेस के बारे में देखें तो बिज़नेस में हमारे पास 3 डिसीजंस कवर हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड। लेकिन हम इसे ऐसे पढ़ते हैं, फर्स्ट फाइनेंसिंग, सेकंड इन्वेस्टमेंट, थर्ड डिविडेंड। सर, अगर मेरे को कोई बिज़नेस शुरू करना है, या मेरे को अपनी कोई फैक्ट्री लगानी है, या मेरे को कोई अपनी कंपनी शुरू करनी है, तो उसके लिए मेरे को पैसा चाहिए। जी चाहिए। वो मैं पैसा कहाँ से लेके आऊँगा? क्या मेरे पास खुद का कोई पैसा रखा है, या मैं किसी बैंक के पास जाके लोन लूँगा, या फिर मैं अपने रिश्तेदारों से पैसा मांगूंगा? वो मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा? वो होता है मेरा फाइनेंसिंग में कवर। ठीक है सर, मेरे पास पैसा आ गया, मैं ले आया, मैंने अपना पैसा इकट्ठा कर लिया। अब बात आती है कि मैं उसे इन्वेस्ट कहाँ से करूँ, कैसे करूँ? क्या मेरे को अपनी कोई बिल्डिंग ख़रीदनी है, या वर्कशॉप ख़रीदनी है, फैक्ट्री ख़रीदनी है? मेरे को अपना पैसा कहाँ लगाना है, कहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूँ? और ऑब्वियस सी बात है, मैं पैसा वहीं पे इन्वेस्ट करूँगा जहाँ से मेरे को अच्छी रिटर्न्स मिलेंगी। ठीक है सर, मैं फाइनेंसिंग से अपना पैसा ले आया, कुछ मेरे पास था, कुछ रिश्तेदारों से ले आया, कुछ मैंने लोन ले लिया, उन्हें लाके मैंने अपना एलोकेट भी कर दिया। कुछ मैंने बिल्डिंग ख़रीद ली जहाँ पे मेरे को अपना काम शुरू करना है, कुछ मैंने मशीनरीज ख़रीद ली, कुछ मैंने अपना कहीं और इन्वेस्ट कर दिया। उसके बाद मेरा बिज़नेस चल रहा है। अब बिज़नेस चल रहा है मेरा, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें मैंने कुछ कमाई की। तो अब मैंने जब कमाई करी तो बात उठती है कि जो मैंने प्रॉफिट कमाया उसका मैं क्या करूं? क्या जो मेरे पास प्रॉफिट है उसे मैं बांट दूं, या फिर उसे मैं बचा के रखूं? क्यों? बुरे समय में काम आएंगे। या फिर उसे मैं प्लोइंग बैक कर दूं? प्लोइंग बैक का क्या मतलब है? जो मेरे पास पैसा आया, सपोज़ अगर मैंने साल में 1,000 रुपये लगाए थे शुरुआत में, और मंथ एंड में या साल के एंड में मेरे पास 1,100 रुपये वापस आ गए, तो मेरे पास जो 100 रुपये हैं, क्या मैं उन्हें खर्च कर दूं, उन्हें डिविडेंड या इंटरेस्ट के रूप में दे दूं, या अपना बचा के रख लूं, या क्यों ना मैं 1,100 रुपये इन्वेस्ट करके उससे 1,200 रुपये कमा लूं? ये हमारे कुछ डिसीजंस होते हैं, ये हमारा कवर होता है डिविडेंड डिसीजन में।
अब फाइनेंसिंग को हम आज कवर करेंगे कि फाइनेंसिंग हमने पढ़ा क्या होता है। फाइनेंसिंग डिसीजन इज़ व्हाट। फाइनेंसिंग इज़ कि मेरे को पैसा लेके आना है, कहाँ से लेके आना है, किस कॉस्ट पे लेके आना है, मेरे को क्या सूट करती है, कौन सा ऑप्शन मेरे लिए वाइबल है। दैट इज़ द फाइनेंसिंग डिसीजन। हाँ जी सर, तो हमें फाइनेंसिंग में हमें ये देखना है कि मेरे को पैसा कहाँ से लाना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और उसके प्रॉफिट को क्या करना है। इसके बाद फाइनेंसिंग का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, होल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सर पर्पस क्या है, हम ये करते क्यों हैं, इसका पर्पस और इवन सोल ऑब्जेक्टिव क्या है। वो होता है हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का क्या मतलब है सर, बहुत बड़ा वर्ड है, समझ नहीं आया। एक काम करते हैं, लेट अस कीप इट असाइड। इसे हम बाद में डील करेंगे, और बाद में डील नहीं करेंगे, हमारा कंक्लूजन ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन निकल के आएगा। कब आएगा सर, जब हम ये तीनों डिसीजंस पढ़ लेंगे। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे पास फंड हम कहाँ कहाँ से ला सकते हैं, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, कौन सा हमारे लिए वाइबल है। तो इसे हम एक काम करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट इज ओनर्स फंड एंड सेकंड इज बोरोअर्स फंड और बोरोड फंड। ऑनर्स फंड और बोरोड फंड्स में एज्यूम करके चलूँगा कि आप लोगों को 11th में पढ़ाया गया है, आप लोगों ने 11th में पढ़ा है, लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मैं आपको बाद में अपना वीडियो के एंड में फ़ोन नंबर प्रोवाइड करूँगा, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं इन दोनों के बारे में पूछने के लिए। तो अभी हम इसे नहीं छेड़ेंगे ये होता क्या है, अभी हम यही एज्यूम करके चलेंगे कि दैट यू आर वेल अवेयर अबाउट ऑनर्स फंड एंड बोरोड फंड। तो सर हमें पता है कि हमारे पास फाइनेंस के लिए ऑनर्स फंड भी है, बोरोड फंड भी है, हमें कुछ इसका ये भी पता है कि किसकी क्या एडवांटेजेस है, क्या लिमिटेशंस हैं। बोरोड फंड में अगर हमने डिबेंचर्स इशू करे या लोन्स लिया तो इसका सर हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा हर हफ्ते, हर महीने या हर साल, जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट में होगा। तो सर अगर हमें इसका इंटरेस्ट देना है तो चाहे हमारे पास प्रॉफिट हो या ना हो, हमें ये देना ही होगा। दिस इज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट व्हाट डज इट मीन, कि हमें ये देना ही देना है, चाहे हमारे पास प्रॉफिट हुआ है या प्रॉफिट नहीं हुआ। अगर हमने इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया, अगर हमने उनकी रीपेमेंट नहीं करी, तो सर इनके पास पूरा हक है कि हमारे एसेट्स को उठा के ले जा सकते हैं, ये हमारी कंपनी को लिक्विडेट करा सकते हैं, हमारे बिजनेस को लिक्विडेट करा सकते हैं और हमारे एसेट्स को लेके जा सकते हैं। सेकंड हमारे पास आता है ऑनर्स फंड। ऑनर्स फंड हमारे क्या होते हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस। इसमें हमें कोई कंपल्शन नहीं है कि हम डिविडेंड पे करें या ना करें। प्रेफरेंस शेयर्स हमारे दो में डिवाइड होते हैं फर्दर, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। इसे अभी हम डील नहीं करेंगे, सिंपली हम ये देखेंगे ऑनर्स फंड हमारा इक्विटी होते हैं, प्रेफरेंस होते हैं, इन पे हमें डिविडेंड पे करना होता है। और डिविडेंड हम कब पे करते हैं, जब हमारे पास प्रॉफिट हो। क्यों, क्योंकि सर ये हमारा एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट होती है। दिस इज एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर हमारे पास प्रॉफिट होगा तो ही हम डिविडेंड पे करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। अगर हमने इन्हें रिपेमेंट नहीं करी तो ये हमसे हमारे से बिजनेस के एसेट्स भी नहीं लेके जा सकते। तो सर हम क्यों ना बोरोड फंड से इशू करें, क्यों ना हम सिर्फ ऑनर्स फंड ही इशू करें, ये इशू ना करें। इसमें तो हमें बहुत फ़ायदे हैं, हमारा मन करेगा तो हम डिविडेंड पे करेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं करेंगे। इसमें तो हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है कि हमें पे करना ही करना है। तो इसके कुछ अपने फ़ायदे हैं, इसके कुछ अपने फ़ायदे हैं। अगर सपोज़ करो हमारे पास बिज़नेस हमारा नया है और हमने कुछ अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऐसी बनाई, हमने देखा कि हमारा जो कैश फ्लो है वो नियर फ्यूचर में हमारा कैश फ्लो नहीं है। सपोज़ ईयर 1, 2, 3, 4, 5 कैश फ्लो हमारे पास पहले ईयर में ज़्यादा नहीं है,
सेकेंड ईयर में ज़्यादा नहीं है, हमारा कैश फ्लो थर्ड ईयर से शुरू हो जाएगा। तो हो सकता है सर कि कोई हमें लोन प्रोवाइड ना करे, हो सकता है हमारे डिबेंचर्स कोई ना खरीदे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि पहले 2 सालों में जब हमारे पास फंड्स हैं ही नहीं तो हम उन्हें इंटरेस्ट की पेमेंट कहाँ से करेंगे। इसीलिए हम किसके पास जाएंगे? ओनर्स फंड के पास। हम अपने कैपिटल इशू करेंगे, इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेंगे और पैसा इकट्ठा करेंगे। हमने देखा कि हम बोरोड फंड्स क्यों इशू नहीं करते ज़्यादा, क्योंकि हमारे ऊपर ऑब्लिगेशंस होती हैं। और ओनर्स फंड भी हम सारे इशू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सर इनकी कॉस्ट हमारी बहुत बढ़ जाती है, इनके ऊपर रिस्क ज़्यादा है, तो इनकी ऑब्वियसली कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड कॉस्ट। अगर रिस्क ज़्यादा है तो कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, इसका रिस्क कम है तो इनकी कॉस्ट भी कम होगी। सो अब थोड़ा एनसीईआरटी में से देखते हैं कि ये होता क्या है, कैसे चल रहा है। फाइनेंसिंग डिसीजन। द डिसीजन इज अबाउट द क्वांटम ऑफ फाइनेंस टू बी रेज्ड फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज। सर जब भी हम फाइनेंशियल डिसीजन देखते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन देखते हैं, तो हम हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं कि हमें पैसा लगाना है वो हम कहाँ से लें और कहाँ पे लगाएं। अगर हमें कोई वर्किंग कैपिटल चाहिए तो उसके लिए हम शेयर्स इशू नहीं करते या प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं करते या बैंक से लोन नहीं लेते, उसके लिए हम कॉल मनी ले लेते हैं या कुछ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी हम वो कवर नहीं कर रहे, वो हम बाद में इसी चैप्टर में फर्दर कवर करेंगे। इसमें हमारा क्या रहता है, द मेन सोर्सेज हमारे पास क्या है, शेयर होल्डर्स फंड है, बोरोड फंड है। वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका कि शेयर होल्डर्स फंड क्या होता है, बोरोड फंड क्या होता है। शेयर होल्डर्स फंड हमारे इक्विटी होते हैं, कैपिटल होती है, रिटेन अर्निंग होती है। रिटेन अर्निंग का क्या मतलब है सर? रिटेन होता है बचाना। रिटेन अर्निंग क्या है? जो हमने अर्निंग करी, जो हमने पैसा कमाया, हमने उसे बचा के रख लिया कि हमारे बाद में काम आएगा, दैट इज़ द रिटेन अर्निंग। बोरोड फंड क्या होते हैं? बोरोड फंड होता है जो कि हम डिबेंचर्स से लेते हैं, लोन से लेते हैं, पब्लिक डिपॉजिट से लेते हैं और बहुत ही ऐसे तरीक़ों से लेते हैं जिनकी हमारे ऊपर इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन और रीपेमेंट की ऑब्लिगेशन आ जाती है। फर्म को डिसाइड करना होता है कि वो कितना पैसा कहाँ से उठाए। अगर हमने ज़्यादा डिबेंचर से ले लिया तो हमारे ऊपर फाइनेंशियल रिस्क आ जाता है। फाइनेंशियल रिस्क क्या है? फाइनेंशियल रिस्क वही होता है कि हम डिबेंचर्स की या लोन की रीपेमेंट ना कर पाए तो क्या होगा, अगर हम उनकी इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं कर पाए तो क्या होगा, दैट इज़ द फाइनेंशियल रिस्क। शेयर होल्डर्स फंड ऑन दी अदर एंड इन्वॉल्व नो कमिटमेंट। उनकी कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई हमारे ऊपर ऑब्लिगेशंस नहीं है, लेकिन उनके पास हाई रिस्क है, इसलिए उनकी कॉस्ट भी हाई होती है, इसलिए हम सारा शेयर होल्डर्स से अपना पैसा नहीं उठा सकते। इसलिए फर्म देयरफॉर needs to have a judicious mix of both debt and equity. Debt and equity, what does it mean? Debt means borrowed funds and equity means shareholders fund. इसलिए हमें फाइनेंसिंग डिसीजन करना होता है। The cost of each type of finance is estimated. हम हर फाइनेंस की कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं कि हमें डिबेंचर्स लेने हैं तो वो हमें क्या कॉस्ट पड़ेगी। डिबेंचर्स की कॉस्ट क्या होती है सर? डिबेंचर्स या लोन की जो कॉस्ट होती है वो होती है ब्याज, कि हमें उस पर कितना ब्याज देना है। अगर मैंने लोन लिया, मेरे को 50,000 रुपये चाहिए, मैं ए के पास गया, मैंने कहा मेरे को 50,000 रुपये चाहिए, ए ने कहा मैं 50,000 रुपये दे दूँगा, लेकिन इसके बदले आपको हर महीने मेरे को 500 रुपये का ब्याज देना होगा, मतलब 1% का ब्याज हर महीने देना होगा, 12% पर एनम का ब्याज मेरे को उस पर देना होगा। मैं बी के पास गया, मैंने कहा मेरे को 50,000 रुपये की ज़रूरत है, उसने कहा मैं आपको 250 रुपये ब्याज पे पैसा दे दूंगा, आप मेरे को हर महीने 250 रुपये का ब्याज देंगे। मैं सी के पास गया, उसने कहा मैं आपको 50,000 रुपये दे दूंगा, लेकिन आप हर महीने मेरे को इसके साथ 200 रुपये का ब्याज देंगे, और उसके साथ ही वो कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है मेरे ऊपर। तो अब मेरे को ये डिसीज़न लेना है कि मैं किसके पास जाके अपना पैसा लूँ। अगर मेरे को सी की कुछ रेस्ट्रिक्शन मंजूर है तो मैं सी के पास जाके पैसा लूँगा। सम सोर्सेज में बी चीपर देन अदर्स। फॉर एग्जाम्पल डेट मतलब डिबेंचर्स, लोन, बोरोड फंड्स बेसिकली इज कंसिडर्ड द चीपेस्ट ऑफ ऑल सोर्सेज। ये जो हमारे बोरोड फंड है ये हमारे चीपेस्ट सोर्स माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि टैक्स डिडक्टिबल होता है।
टैक्स डिडक्टिबल क्या होता है? सर ये आपका और मेरे बीच में उधार है, हम इसे बाद में कवर करेंगे। टैक्स डिडक्टिबल क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड पे हमने देखा देयर इज़ नो सच कंपल्शन टू पे एनी डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। क्यों सर? क्योंकि जो हमारा डिविडेंड है वो एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होता है। एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? जब हमारे पास प्रॉफिट होगा हम तभी उसे पे कर पाएंगे, अदरवाइज हम पे नहीं कर सकते। तो हमारे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, देयर इज़ नो कंपल्शन, हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। Thus, there is some amount of financial risk in debt financing. इसीलिए जब हम बोरोड फंड्स को रेस करते हैं तो हमारे ऊपर फाइनेंशियल रिस्क रहता है। क्या रिस्क रहता है? कि हमें उसका इंटरेस्ट पे करना है, उसकी हमें रिपेमेंट करनी है। दी ओवरऑल फाइनेंशियल रिस्क डिपेंड्स अपॉन द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन द टोटल कैपिटल। अगर मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, उसमें से मैंने 70,000 रुपये शेयर से ले लिए, 30,000 रुपये मैंने डेट से ले लिए, तो जो मेरा फाइनेंशियल रिस्क है वो किस पे मेरा निर्भर करेगा? वो किस पे डिपेंड करेगा? वो मेरा 30,000 रुपये पे निर्भर करेगा। फंड रेजिंग एक्सरसाइज ऑल्सो कॉस्ट समथिंग। जब हमें कुछ पैसा लेना होता है तो हमारे उसकी कॉस्ट लगती है। कैसी कॉस्ट लगती है? उसे हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। अगर मेरे को लोन लेना है या मेरे को डिबेंचर्स इशू करने हैं तो उसके लिए मेरे को अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, उसके लिए मेरे को अपना प्रोस्पेक्टस बनाना है, प्रोस्पेक्टस मेरे को इशू करना है। अगर मेरे को शेयर्स इशू करने हैं तो मेरे को अपने अंडर राइटर्स को अपॉइंट करना है, मेरे को उनको कमीशन पे करना है। तो ये सारी कॉस्ट हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट में आती है। देयर इज़ अ वर्ड IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अगर मेरे को इनिशियल पब्लिक ऑफर निकालना है, अपने शेयर्स इशू करने हैं, अपने शेयर्स मार्केट में लेके आने फर्स्ट टाइम, तो उसमें मेरे को फ्लोटेशन कॉस्ट काफ़ी हैवी पड़ती है। इसीलिए एक रीज़न ये भी है कि हम शेयर होल्डर्स फंड को इतनी प्रेफरेंस नहीं दे सकते। इट मस्ट बी कंसिडर्ड वाइल इवेल्युएटिंग डिफरेंट सोर्सेज। डिफरेंट सोर्सेज के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि किसकी कॉस्ट है, क्या किसके एडवांटेजेस हैं, क्या किसकी लिमिटेशंस हैं। उसके बाद ही हम अपना फाइनेंसिंग डिसीजन ले सकते हैं। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन को कवर करते हैं? फाइनेंसिंग डिसीजंस आर अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स। क्या क्या फैक्टर्स हैं? सर कॉस्ट। हम ये देखेंगे कि हमें कितनी कॉस्ट किस पे पड़ रही है। सपोज करिए अगर आपके पास एक प्रोजेक्ट है, आपके पास एक प्रोजेक्ट और आपको लगता है उसमें से आपकी रिटर्न कितनी आएगी। रिटर्न मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो आप उसमें से रिटर्न ले पाएंगे 10% की। तो ऑब्वियस सी बात है जो आप पैसा उधार लेंगे उसकी कॉस्ट आपको लेस देन 10% ही होनी चाहिए। कॉस्ट लेस देन 10% होनी चाहिए, तो ही आप इस पे प्रॉफिट कमा पाएंगे, अदरवाइज आप प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। द फाइनेंस कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू डिफरेंट सोर्सेज आर डिफरेंट। A prudent financial manager would normally opt for a source which is the cheapest. जो सबसे cheapest source होगा फाइनेंशियल मैनेजर उसी को ही प्रेफर करेगा। रिस्क, हमें ये देखना है हमारे पास रिस्क किस सोर्स में कितना है। अगर मैं बोरोड फंड लेता हूँ तो उसमें कितना रिस्क है, शेयर होल्डर्स फंड लेता हूँ तो उसमें कितना कॉस्ट है। फ्लोटेशन कॉस्ट, अगर मेरी फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा है तो मैं उसे कम प्रेफरेंस दूंगा, मेरी फ्लोटेशन कॉस्ट कम है तो मैं उसे ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा। कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द बिजनेस। कैश फ्लो पोजीशन, सर अगर मेरे को लगता है मेरे पास अच्छा खासा कैश आने वाला है, कैश फ्लो पोजीशन मेरी अच्छी खासी रहेगी, तो मैं डिबेंचर्स या लोन्स भी इशू कर सकता हूँ, लोन में अवेल कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को उसमें इंटरेस्ट देना है, एंड सिंस मेरी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो मैं इंटरेस्ट दे दूँगा, उसमें मेरे को कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर मेरी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है देन आई शुड नॉट गो फॉर द डिबेंचर्स और लोन्स। लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, मेरे को अगर किसी को रेंट पे करना है या मुझे कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है, मेरे को सैलरीज पे करनी है, मेरे को कुछ और मेरी कमिटमेंट्स हैं, अगर और मेरा वो खर्चा हर साल फिक्स्ड है तो मुझे अपने डिबेंचर्स या लोन से कम पैसा उठाना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने उससे भी पैसा उठा लिया तो ये मेरा सारा फिक्स्ड कॉस्ट में आ जाएगा और ये मेरे को इंकर करना पड़ेगा चाहे मेरे पास प्रॉफिट हो ना हो। और अगर मेरे पास प्रॉफिट नहीं हुआ देन इट विल लीड टू अ प्रॉब्लम इन माय केस। कंट्रोल कंसिडरेशन क्या होता है? अगर मैं चाहता हूँ मेरा बिजनेस का कंट्रोल
सिर्फ मेरे पास ही रहे या कुछ लोगों के पास रहे, तो मैं शेयर्स इशू प्रेफर नहीं करूँगा, शेयर्स इशू करना प्रेफर नहीं करूँगा या प्रेफरेंस शेयर्स को इशू नहीं करूँगा। कंट्रोल कंसिडरेशन हमने 11th में पढ़ा है कि किस तरह से डाइल्यूट होती है, किस तरह से इस पे इम्पैक्ट आता है, तो ये बेटर है कि हम उसमें जाके कंसिडर करें। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, हमारी कैपिटल मार्केट की स्टेट क्या है। हेल्थ ऑफ द कैपिटल मार्केट में ऑल्सो इफेक्ट द चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड। किस तरह से ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन स्टॉक मार्केट इज़ राइजिंग, अगर हमारी स्टॉक मार्केट राइज कर रही है तो बहुत लोग हैं जो उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे, इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। और अगर हमारी मार्केट अच्छी नहीं है, हमारा NSE BSE का मार्केट इंडेक्स अच्छा नहीं है, तो उसमें कम लोग हैं जो इन्वेस्ट करेंगे और बाकी सब लोग उससे निकलना चाहेंगे, एग्जिट करना चाहेंगे। तो उस केस में क्या हमें इक्विटी शेयर्स इशू करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। इक्विटी शेयर्स इशू करना हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क हो सकता है। तो ये सब चीज़ें, ये सब फैक्टर्स देख के हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें फाइनेंसिंग डिसीज़न किस हिसाब से लेना है, कौन से फंड से हमें पैसा उठाना है, कौन से सोर्स से हमें पैसा उठाना है। अभी तक हमने इसमें क्या पढ़ा? अभी तक हमने इसमें पढ़ा फाइनेंसिंग डिसीज़न। हमने फाइनेंसिंग डिसीज़न समझा क्या होता है, ये कहाँ से हम पैसा ले सकते हैं, इसके फैक्टर्स क्या हैं जिस पे ये सब कुछ निर्भर करता है। एक काम करते हैं, हम इसे फटाफट एक बार ब्रीफ इसका कवर कर लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसे हमने 2 टुकड़ों में डिवाइड किया। फाइनेंस मतलब फंड, फंड मतलब पैसा। मैनेजमेंट इज़ व्हाट? मैनेजमेंट इज प्रोसेस ऑफ डीलिंग विद समथिंग। अगर मैं अपने पैसे को मैनेज कर रहा हूँ, उसे मैं ऑप्टिमम यूटिलाइज कर रहा हूँ, देन माय फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ वेरी गुड। इसका सर ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें ऐसा क्यों ज़रूरत है कि हमें मैनेजमेंट फाइनेंस को इतने अच्छे से मैनेज करना है? क्योंकि और रिसोर्सेज की तरह ये भी हमारा रिसोर्स स्केयर्स होता है, इसलिए हमें इसे ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है। सेकेंडली इसका पर्पस क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये अभी हमारा पेंडिंग है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता क्या है, बहुत बड़ा वर्ड है, इसे बाद में समझेंगे। इसके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 डिसीजंस कवर होते हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड। इसे हमने इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड को इस सीरीज़ में ना पढ़ के पहले फाइनेंसिंग डिसीज़न कवर किया। फाइनेंसिंग डिसीज़न में हमने देखा कि हमें पैसा कहाँ से लेना है, कहाँ हमारा वायबल सोर्स है, हम ये पैसा किस कॉस्ट पे ले सकते हैं। ये हमारा फाइनेंसिंग फर्दर 2 में डिवाइड होता है, ऑनर्स फंड एंड बोरोड फंड। ऑनर्स फंड में हमने देखा हमारे ऊपर कोई कमिटमेंट नहीं है, ये हमारा जो डिविडेंड होता है एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होता है। लेकिन उसके साथ ही हमने बोरोड फंड में देखा हमारे ऊपर कमिटमेंट आ जाती है, हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ जाती है कि हमें इंटरेस्ट भी पे करना है, इसके फंड की रीपेमेंट भी करनी है मैच्योरिटी पे, और ये हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चाहे हमें प्रॉफिट हो या ना हो, हमें इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी। जो हमारे बोरोअर्स हैं, दे डू हैव अ चार्ज ऑन आवर एसेट्स। अगर हम किसी कारणवश उन्हें पेमेंट नहीं कर पाते, सो दे हैव द राइट कि वो हमारी कंपनी को या हमारे बिजनेस को लिक्विडेट करा सकते हैं, वाइंड अप करा सकते हैं, एंड वो अपना हक हमारे एसेट्स को लेके पूरा कर सकते हैं। इसमें हमने देखा हो सकता है हमारे किसी केस में हमें बोरोड फंड्स अवेलेबल ना हो, क्योंकि हमारे पास कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है। उसके बाद हमने देखा हमारे पास फैक्टर्स क्या हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन को कवर करते हैं। इसके बाद हमने इसमें पढ़ा, एक हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन कॉस्ट होता है। कम कॉस्ट इट इज़ मोर अट्रैक्टिव, रिस्क लेस रिस्क more attractive, flotation cost higher the flotation cost it is less attractive, cash flow position of the business stronger the cash flow position of the business, the borrowers fund are more attractive, level of fixed operating cost अगर fixed operating cost कम है तो हम डिबेंचर्स या लोन ले सकते हैं। अगर हमारे पास कंट्रोल कंसिडरेशन, हम अपने कंट्रोल को डाइल्यूट करना चाहते हैं या हम इस पोजीशन में कि हम अपना कंट्रोल थोड़ा डाइल्यूट कर सकते हैं, देन वी कैन इशू द शेयर्स, अदरवाइज वी विल गो फॉर द बोरोअर्स फंड। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, अगर हमारे पास ये पोजीशन है कि हम अपने मार्केट में शेयर्स अभी नहीं निकाल सकते, इंडेक्स इतना गिरा हुआ है कि हम उसे अपने शेयर्स को इशू नहीं कर पाएंगे, तो वी विल हैव टू गो फॉर द बोरोअर्स फंड। इसके बाद हमारा इसी के साथ हम कवर करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर हम इसके तुरंत एक बाद वीडियो में कैपिटल स्ट्रक्चर को समझेंगे, होता क्या है, इसका ओवरव्यू लेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। इसी में हम एक चीज़ और समझेंगे जो कि हमारा और आपका यहाँ पे एक टॉपिक बच गया था, एंड दैट इज़ टैक्स डिडक्टिबिलिटी।
ये टैक्स डिडक्टिबिलिटी होती क्या है। अगर आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको कोई डाउट हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग जो अभी तक आज हमने कवर किया है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन 9999999047 मेरा नाम CA मयंक जैन है। बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टेड अकाउंटेंट and you can call me on 9999047550. You can WhatsApp me on this number. अगर आपकी कोई क्वेरी है and if you want to mail me, then you can mail me at 1992 mayankj@gmail.com. If you like this video, if you find it good for you, then you may please like it, share it, or subscribe it. Thank you so much.